वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सीखो और सिखाओ। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये हमारी है यूनिट 1 और उसका पॉइंट है 1.5। यूनिट 1 जो थी हमारी थी अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। आज हम उसके लास्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। 1.5 कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी की कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं, किसी डिसेबिलिटी के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और किसी डिसेबिलिटी को हम किस तरह रोक सकते हैं होने से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज, यानी हमारी डिसेबिलिटी की कॉजेज क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं इसका कारण, आपको कोई बीमारी हुई हो वो भी उसका एक डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है। मेडिसिन एंड इंजेक्शन, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, आपका ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं। तो कभी कभी मेडिसिन और इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं पर्सन्स को, जिसकी वजह से उन्हें एक डिसेबिलिटी हो जाती है। तो मेडिसिन एंड इंजेक्शन भी एक डिसेबिलिटी का कारण है, हो सकता है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ देखिए, अगर आप मेंटली फिट होंगे तभी आप कोई कार्य अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। तो अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो वो भी एक डिसेबिलिटी होने का कारण बन सकती है, कॉज जो है वो कहलाएगी। उसके बाद इंजरीज, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, आपका जैसे मान लीजिए हाथ जल जाता है तो वो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा, आपका हाथ काटना पड़ेगा। तो वो क्या था, एक आपके साथ एक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से वो उस घटना की वजह से आपको क्या हो गई, डिसेबिलिटी हो गई। तो ये भी उसका एक कारण है। या फिर जैसे कोई बच्चा पार्क में खेल रहा है और कोई स्टोन, कोई पत्थर उसकी आंख में आके लग गया, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो भी क्या है, उसकी बाद में उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी डिसेबिलिटी हो गई। तो ये भी एक डिसेबिलिटी का कारण है। हेरिडिटी, कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को कोई डिसेबिलिटी होती है या पेरेंट्स को कोई ऐसी बीमारी होती है जो बर्थ के टाइम जब बेबी होता है तो सेम चीज उस बेबी के साथ भी होती है, तो ये भी एक डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है। अभी हमने बात की कॉजेज, डिसेबिलिटी के कॉजेज क्या क्या हैं, कारण क्या हैं, उसमें और भी कारण आप चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए ये जो यूनिट है ना, यूनिट 1 में 1.5, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। कभी कभी 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी 5 नंबर में भी। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो अब अभी हमने कॉजेस की बात करी, अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन क्या है, कैसे आप रोक सकते हैं किसी डिसेबिलिटी को होने से। तो पहले हम बात करेंगे इसके लेवल की। तो 3 लेवल है हमारे पास। पहला लेवल जो है वो क्या कहता है, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज डिसेबिलिटी। किसी भी डिसेबिलिटी के होने से पहले आपने जो एक्शन ले लिया वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी एक्शन, सबसे पहला एक्शन। जैसे अभी मैंने पहले बताया आपको, मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और जो है किसी मेडिसिन या किसी इंजेक्शन का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मतलब बर्थ से जब किसी मदर ने बेबी को कंसीव किया उससे पहले ही उसने अपना माइंडसेट बना लिया, उसको ये चीजें नहीं करनी है, मतलब क्या चीजें अवॉइड करनी है जिससे उनका बेबी हेल्दी हो, तो वो क्या है, उसका प्राइमरी पार्ट कहलाएगा, लेवल 1 कहलाएगा। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की। लेवल 2 क्या है, अर्ली डिटेक्शन। अभी क्या था, डिसेबिलिटी हुई नहीं थी, आपने होने से पहले ही उसको रोकने की कोशिश की कि ऐसा ना हो कि कल ऐसा हो जाए, हम ये चीज कर लें कि आगे जाके वो परेशानी ना हो। ठीक है। अब सेकेंडरी क्या है, अर्ली डिटेक्शन। अभी डिसेबिलिटी हो गई है लेकिन अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आपने पता लगा लिया। ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली डिटेक्शन
एंड ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट हुई है, अभी थोड़ी हुई है, अभी अगर आपने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया तो वो इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी बनने से रुक सकती है। तो ये हमारा सेकेंडरी लेवल कहलाएगा। और अफेक्टिंग मिनिमाइज और इम्पेयरमेंट कैन बी वेरी इफेक्टिव मिनिमाइजिंग इफेक्ट एंड डिक्रीजिंग द डिसेबिलिटी। यानी सेकेंड लेवल पे आप जो करेंगे अर्ली डिटेक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारी डिसेबिलिटी को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। तो आइए अब हम बात करेंगे तीसरे लेवल की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे। मान लीजिए डिसेबिलिटी हो गई है, अब डिसेबिलिटी हो गई है तो आप उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो डिसेबिलिटी होने के बाद आप जो भी कुछ करेंगे वो हमारा थर्ड स्टेज में काउंट होगा, थर्ड लेवल में। ये क्या है, ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट, रिड्यूस करना और लिमिट करना इम्पेयरमेंट को एंड डिसेबिलिटी को, जो मिनिमाइज कर दे उसकी सफरिंग को कॉज्ड बाय द एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी, जो उसको डिसेबिलिटी हुई है, ठीक है, उसको कम करने के लिए जो चीजें की जाएगी वो हमारे थर्ड लेवल के अंदर आएंगी। जैसे कि आई ग्लासेस देना किसी वीआई पर्सन को, ताकि जो उसकी आई साइट है वो नॉर्मल हो सके। आंखें बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं, उसको ग्लासेस दे दिए, चश्मा लग गया उसको मोटा मोटा, लेकिन लगने के बाद तो उसको दिख रहा है, अब वो पढ़ सकता है और लिख भी सकता है। तो ये क्या है, थर्ड लेवल है हमारा। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल है प्रोवाइडिंग ब्रासेस टू सपोर्ट लेग्स with impaired muscle function will decrease the restriction on walking। किसी पर्सन के मसल्स में दिक्कत है, लेग में दिक्कत है, वॉक नहीं कर पाता, वो चल नहीं पाता, तो हम जो उसको आर्टिफिशियल लिम्स देंगे या फिर कोई ब्रासेस देंगे, जिससे क्या होगा, अब वो उसकी हेल्प से वॉक कर पा रहा है, चल पा रहा है। यानी उसकी डिसेबिलिटी को हमने थोड़ा हेल्प कर दिया आगे मूवमेंट के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या था, फर्स्ट स्टेज में हमने बात की थी डिसेबिलिटी को रोक कैसे सकते हैं, अभी हुई नहीं है, हमने पहले ही सोच लिया हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। सेकंड में डिसेबिलिटी हो गई है, आपने उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, आपने पहले कैसे देख लिया, हाँ अभी ये इम्पेयरमेंट हो गई है, हम इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करें ताकि ये आगे जाके डिसेबिलिटी ना बने। अब जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल में क्या है, डिसेबिलिटी हो गई है, लेकिन अब उस डिसेबिलिटी को कम करने के लिए, जैसे उसकी आंखों में दिक्कत आ गई थी, रोशनी कम हो गई थी, तो हमने उसे ग्लासेस दे दिए ताकि वो अब देख भी सके और लिख भी सके। कान में क्षति हो गई है, सुनने में कठिनाई है, हमने उसे कान की मशीन दे दी, अब वो सुन सकता है, ठीक है। ऐसे उसके लेग्स में दिक्कत थी तो हमने उसे ब्रासेस दे दिए ताकि वो चल सके। डिसेबिलिटी है लेकिन हमने उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया ताकि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो कम हो जाए। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट जब भी एग्जाम होगा आपका तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने होंगे और डिफाइन करना होगा कि फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है और थर्ड में क्या आता है। अभी हमने बात की 3 लेवल्स की कि हम किस किस तरीके से किसी डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। अभी हम जनरल बात करेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जो किसी डिसेबिलिटी को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे मैरिज बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेशन, शादी करना, हमें किसी क्लोज ब्लड रिलेशन में शादी करना जो है अवॉइड करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जैसे चाचा के बच्चे, नाना के बच्चे और सॉरी मामा के बेटे, इस तरीके से क्लोज रिलेशनशिप में जो है शादी नहीं करनी चाहिए। ये भी जो है एक कारण हो सकता है डिसेबिलिटी होने का। और अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी को बिफोर द एज ऑफ 18, 18 साल से पहले जो है बेबी कंसीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो है दूसरी एज 35 इयर्स, 35 के बाद भी बेबी को कंसीव नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। 18 के बाद और 35 से पहले ये बीच का जो टाइम है ये बिल्कुल अच्छा रहता है। इस टाइम पे जो है
प्रेगनेंसी अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ज्यादा चांसेस जो होते हैं, जो रिस्क होता है वो 18 ईयर्स और आफ्टर 35 ईयर्स पे होता है, बिफोर 18 एंड आफ्टर 35। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी ड्रग्स एंड मेडिकेशंस, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है जो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा और आपके बेबी को भी नुकसान हो सकता है। तो उस टाइम पे ना ही ड्रग्स लेनी चाहिए, ना ही मेडिसिन लेनी चाहिए। स्मोकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए मदर को, ना ही ड्रिंक करना चाहिए, कोई भी अल्कोहल या टोबैको या फिर सिगरेट, इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो आपके बेबी के ऊपर पड़ता है। उसके बाद एक्सरेज, जब मदर का एक्सरे होता है तो जो उसकी रेज होती है ना वो बेबी को भी अफेक्ट करती हैं, तो अवॉइड करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक्सरे करवाना, ठीक है। उसके बाद है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी गिवन टेटनस। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर को इंजेक्शन या कुछ बताते हैं तो वो भी जरूर लगवाना चाहिए। मेडिसिन टाइम से लेनी चाहिए और जंक फूड को भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और हेल्दी फूड लेने चाहिए। अब हम बात करेंगे केयर एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म हो रहा है उस टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, जो डिलीवरी हो रही है बेबी की वो कहाँ हो, हॉस्पिटल में हो। सबसे पहली बात, डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में ही करवानी चाहिए, घर में करवानी नहीं चाहिए, ठीक है। पहले के टाइम पे ज्यादातर ऐसा होता था, अभी भी गांव में होता है, घर पे ही डिलीवरी होती है, माँ गांव में रहती हैं, दाई माँ बोलते हैं उनको, दाई माँ जो है वो आके डिलीवरी कर देती हैं मदर की। तो ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हॉस्पिटल में जाकर ही डिलीवरी करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उन्हें नॉलेज होती है। और कभी कभी ऐसा होता है डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मदर को या फिर बेबी को, उस टाइम पे दाई माँ तो इतने अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएंगी, लेकिन डॉक्टर्स को नॉलेज होती है, वो उसी टाइम पे जो भी उन्हें एक्शन लेना है, जो भी ट्रीटमेंट करना है वो फौरन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए दाई माँ को, और हमें हॉस्पिटल्स में जो है डिलीवरी करवानी चाहिए। बेबी इज बोर्न प्रीमेच्योरली एंड विद, अगर देखिए बेबी कैसा है, प्रीमेच्योर बेबी है या फिर उसका वेट कम है, तो जो है इंटेंसिव केयर जो भी उसके लिए होगी वो जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर जो है बताते हैं कि हाँ मशीन में रखना है बेबी को, या जो भी चीजें हैं वो चीजें, ठीक है। टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शन, और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए मदर को क्या चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, जन्म के फौरन बाद मदर को जो है बच्चे को फीड कराना चाहिए, क्योंकि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है वो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो जो है प्रोटेक्ट करता है, उसमें एंटीबॉडीज विच आर प्रोटेक्टिव, वो जो है प्रोटेक्टिव होती हैं, बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ मदर को बेबी को फीड भी कराना चाहिए, और डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं। और अगर बेबी प्रीमेच्योर है, उसका वेट जो है कम है, नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी हमारी वो थी कॉजेज एंड प्रिवेंशन के ऊपर। तो आज हमने सीखा कि कॉजेज क्या क्या हैं और प्रिवेंशन क्या क्या है, यानी कारण क्या है किसी डिसेबिलिटी के होने के, और किसी डिसेबिलिटी को होने से हम कैसे रोक सकते हैं। 3 स्टेज की बात करी हमने, उसके अंदर हमने देखा क्या क्या हम कर सकते हैं, और उसके बाद हमने ये चीजें देखी कि हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए बेबी कंसीव करने के टाइम, डिलीवरी के टाइम और कंसीव करने से पहले। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये जो हमारी यूनिट थी यूनिट 1 आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके 5 पॉइंट्स थे,
इनकी वीडियोस आपने देख ली होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। और अगर आपको यूनिट 1 में किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आई हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट में। आज के लिए बाय बाय।